हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 16 दिसंबर को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो 16 दिसंबर को अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जो है ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो देखिए, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था जो कि 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन में जो पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो कराची अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये कराची अधिवेशन में कहा था जो कि 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जो है कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो मदन लाल ढींगरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें ये कर्जन वायली था कौन। तो देखिए उस समय जो है कर्जन वायली उस समय भारत सचिव जो मार्ले थे उनके ये सलाहकार थे। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के जो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1920 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी। तो जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता है सबसे पहले ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो लाला लाजपत राय जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो चुने जाने वाले पहले जो भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा की शुरुआत किस तिथि को की थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी यात्रा की जो शुरुआत है ये 12 मार्च 1930 को जो है शुरुआत की गई थी। तो 12 मार्च 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद के साबरमती से जो है ये प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में समाप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा को ख़त्म कब किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है 6 मार्च 1930 को ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि का संबंध है ये निम्नलिखित में से किस युद्ध से है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि मैसूर और ब्रिटिश शासन के बीच जो है 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी गई थी जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो देखिए प्रथम जो हुआ था वो 1767 से लेकर जो है 1769 तक हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1780 से लेकर जो है 1784 तक हुआ था। और तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका 1790 से लेकर जो 92 तक हुआ था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1799 में हुआ था। ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और ये चारों लड़ाइयाँ जो है विभिन्न संधि के साथ समाप्त हुआ था। जो कि पहला संधि क्या था, मद्रास की संधि थी। ये आपको याद रखना है, पहला संधि कौन सा था, तो मद्रास की संधि थी।
और दूसरा जो संधि था वो मैंगलोर की संधि थी, और तीसरा जो संधि हुआ था वो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किससे है, किस युद्ध से है, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथी में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कोई भी आपका जो है संधि नहीं होता है। तो ये भी आप, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये 1928 में सरदार वल्लभ भाई के द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका ऑप्शन में दिया रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये 1969 में महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा जो है किया गया था। तो महादेव गोविंद रनाड़े जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। तो देखिए अब तक जो है 3 बार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। कब कब, तो 1930 में किया गया है, 1931 में किया गया और 1932 में। ये लगातार जो है तीनों बार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन 1929 में जो है गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संवैधानिक विकास पर जो है विचार विमर्श करना। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और यहाँ से आपके एक प्रश्न और पूछे जाते हैं दोस्तों कि किस गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के तरफ से गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है कांग्रेस के तरफ से जो है महात्मा गांधी जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि किसके शासनकाल में जो है इबन बतूता भारत आया था। तो देखिए इबन बतूता का जो टाइम पीरियड था वो 1333 से लेकर जो है 1347 तक था। ठीक है, और उस समय जो भारत का शासन था वो मोहम्मद इन तुगलक का था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इबन बतूता भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इबन बतूता जो है ये कहाँ का यात्री था। तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो इबन बतूता था ये मोरक्को देश का जो यात्री था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों जो कि आपको जवाब देना है कि मुगल कालीन किस शासक ने अपने कुछ सिक्कों पर जो है राम और सीता की मूर्ति जो है अंकित करवाई थी। तो देखिए मुगल कालीन के जो शासक थे वो अकबर थे, जिन्होंने जो है कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति पर जो है चित्र अंकित करवाए थे। तो अकबर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथ साथ जो है आपको अपने भी ऑप्शन देना होगा, क्योंकि अब जो आपको टाइम नहीं बचा है। अब साथ ही साथ आपको भी आंसर ज़रूर करना होगा, लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना होगा कि आपके कितने प्रश्न जो है इसमें से सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि मोहम्मद गौरी को किस भारतीय शासक ने पहली बार पराजित किया था। तो देखिए ये जो भीमद्वितीय थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को जो है पहली बार पराजित किया था। तो भीमद्वितीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता है। तो देखिए सूफी संत जो जिन्हें चिराग ए दहलवी कहा जाता है ये शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह जो है दिल्ली में है, और इन्हें जो है चिराग ए दहलवी यानी चिराग ए दहली के नाम से जो है जाना जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो ये किस प्रकार की सभ्यता थी। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये कांस युगीन और जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो कांस युगीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 2350 बीसी से लेकर जो है 1750 बीसी के मध्य रहा था। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड भी जो आपको याद रखना है। और देखिए एग्ज़ाम में आपके यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि हड़प्पा शहर की जो खोज है वो किसने किया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा शहर की जो खोज है ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था।
तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। तो देखिए भारत में बहने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। एक तो आपका सिंधु नदी हो गया, ठीक है, एक आपका सिंधु नदी हो गया, दूसरा जो आपका सतलज नदी हो गया, ठीक है, और तीसरा जो हो गया वो आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये 3 नदियाँ जो है भारत में बहती है लेकिन इनका उद्गम जो है ये तिब्बत में होता है, ठीक है। तो ये भी आपका रखना है कि इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो तिब्बत में होता है। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम जो है ये भारत में नहीं होता है। तो देखिए सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। तो सतलज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित क्रांतियों में से जो कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो खाद है, खाद को बढ़ावा देने के लिए 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो आपका सही सुमेलित है। दुग्ध उत्पादन जो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति का सही सम्मिलित है, ठीक है। और उद्यान जो है ये सुनहरी क्रांति, ये भी जो आपका सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका मीठा हुआ है। ऑप्शन डी में आपका देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, पोल्ट्री दिया हुआ है जो कि ब्राउन रेवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति से। तो लेकिन भूरी क्रांति का संबंध जो ये किससे है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पोल्ट्री दिया हुआ है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन कब होता है। तो देखिए आप जानते होंगे 2 डेट, ठीक है। एक डेट आपका 21 जून हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया 22 दिसंबर। ये 2 डेट को ही जो है आपकी सारी घटनाएं जो है होती है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि जब गर्मी के दिन में जो है दिन बड़ा होता है और जो रात होती है वो छोटी होती है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी होता है वो कब होता है, जून के महीने में होता है, ठीक है। तो जून का महीना 21 जून, ठीक है। तो गर्मी जो होता है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में वो 21 जून को होता है। तो गर्मी का दिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब अगर आपका साउथ में गर्मी होगा तभी जो है छोटा दिन होगा, ठीक है। तो साउथ में जो है गर्मी कब होता है तो दिसंबर महीने में होता है, 22 दिसंबर मतलब दिसंबर महीने में होता है। तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य जो है कौन सा जल संधि जो स्थित है, ठीक है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य जो है ये बेरिंग जल डमरू जो है जल संधि स्थित है। तो बेरिंग जल डमरू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी जल संधि है दोस्तों आप उसे जो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न जो है पिछले बार भी जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि लानोज घास स्थल जो है ये किस देश में है। तो देखिए लानोज जो गर्म घास स्थल है ये वेनेजुएला में है, ठीक है। तो वेनेजुएला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका ESI में पूछा गया था दोस्तों कि वेल्स जो है घास मैदान कहाँ पर है, किस देश में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेल्स जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है, सही है। गांधी सागर बांध ये भी जो चंबल नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, जो कि गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आपका इडुक्की बांध दिया हुआ है जो कि कावेरी नदी, ठीक है। तो ये जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी जो कि केरल में है, ठीक है। तो पेरियार नदी यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आपका कावेरी नदी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भील जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये जो भील जनजाति है मुख्यतः जो है ये आपके मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में जो है ये भील जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भील जनजाति जो है मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि मानस नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सहायक नदी है। ये मानस नदी किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि म्यांमार से जो किस राज्य की सीमा जो है स्पर्श करती है, सीमा सबसे बड़ा स्पर्श करती है, ये पूछा जाना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्यों से जो है म्यांमार की सीमा जो है वो स्पर्श करती है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये था कि सबसे बड़ी जो सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश से जो स्पर्श करती है। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं ये अल्फा कण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा कण भी जो है उत्सर्जित करते हैं और गामा किरण भी जो उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो कि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके जो है तैयारी कैसी चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।